हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल सोलो टेल्स। और आज की हमारी मूवी है कॉपीकैट। ये मूवी 1995 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 6.6 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी का बजट था $27 मिलियन और मूवी ने कमाई की थी $79 मिलियन की। यानी ये मूवी कमर्शियली और क्रिटिकली दोनों तरह से हिट साबित हुई थी। तो चलिए शुरू करते हैं मूवी की बेसिक प्लॉट लाइन। मूवी की स्टार्टिंग में हम डॉक्टर हेलन को देखते हैं, जो एक लोकल यूनिवर्सिटी में सीरियल किलर्स और साइकोपाथ्स के बारे में लेक्चर दे रही थी। हेलन का कहना था कि ऐसे किलर्स को दूसरों को मारने में नई जिंदगी का एहसास होता है और इसी चक्कर में वे कई सारे मासूम लोगों को बगैर किसी खास रीजन के मार डालते हैं। अब मैं आप सबसे एक फेवर करना चाहूंगी, वह सारे जेंटलमैन इस वक्त यहाँ खड़े हो जाएं जो सेमिनार में आए हैं। तो डॉक्टर हेलन की बात मानकर सारे आदमी खड़े हो जाते हैं। हेलन आगे कहती है, सिर्फ वह जेंटलमैन बैठ जाएं जिनकी उम्र 30 से ज्यादा है और जो अफ्रीकन या एशियन कंट्री से हैं। तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। अब हेलन लाइट मैन से उन आदमियों पर लाइट फेंकने कहती है जो वहाँ बच गए थे। हेलन ऐसा करके लोगों को बताती है कि ये सारे लड़के दिखने में खूबसूरत लग रहे हैं ना, अगर इनमें से कोई लड़का आपको अपने घर चलने अप्रोच करे तो आप उनके साथ चल देंगी। लेकिन जानकर हैरानी होगी कि 10 में से 9 सीरियल किलर जो अमेरिका में पकड़े गए हैं वे इन्हीं की तरह खूबसूरत और 30 की एज से कम थे। चाहे वो जेफरी डैमर हो, एल्बर्ट डिसावलो या फिर जोकर का हुलिया बनाकर बच्चों को मारने वाला सीरियल किलर जॉन वेनी हो, इन सभी में एक चीज कॉमन थी कि इनका लुक लोगों को इम्प्रेस करने वाला था। इनफैक्ट इनके पड़ोसी भी कभी नहीं सोच सकते थे कि उनका नेबर एक सीरियल किलर होगा। ऐसा बताते हुए हेलन की नजर ऑडियंस के बीच बैठे एक सीरियल किलर पर पड़ती है जिसे हेलन ने कुछ सालों पहले जेल भिजवाया था। लेकिन जब हेलन वापस देखती है तो वहाँ कोई दूसरा आदमी था, इसलिए हेलन को लगता है कि ये उसका भ्रम होगा। हेलन असल में कई सारे सीरियल किलर्स को पकड़वाने में पुलिस की हेल्प कर चुकी थी, इसलिए वॉशरूम जाते वक्त भी एक पुलिस ऑफिसर उसकी सेफ्टी के लिए मौजूद रहता था। ऑफिसर वॉशरूम की चेकिंग करके देखता है तो वहाँ सिर्फ एक लेडी मौजूद होती है, इसलिए वो ऑफिसर हेलन को वॉशरूम यूज करने का कहकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन हेलन के वॉशरूम जाते ही हम देखते हैं कि उस दूसरे वॉशरूम में कोई लेडी नहीं बल्कि एक आदमी मौजूद था जिसने लेडी जैसे सैंडल्स पहन रखे थे। वो आदमी हेलन के वॉशरूम के ठीक ऊपर एक रस्सी लगाकर उसे पाइप में अड़ाता है और रस्सी को सीधा हेलन की गर्दन में फंसा देता है, जिससे रस्सी खींचने पर हेलन तड़पने लगती है। लेकिन हेलन ने रस्सी के बीच अपने फिंगर्स अड़ा रखे थे जिससे वो एकदम से नहीं मरती। वहीं हेलन की थोड़ी आवाज उसी ऑफिसर के कानों में पड़ गई थी। इसे सुन वो ऑफिसर अंदर जाता है। ये देखते ही ऑफिसर अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन वो सीरियल किलर उस ऑफिसर पर चाकू अड़ाकर उसके हाथों से गन छीन लेता है। दोस्तों, ये वही सीरियल किलर डैरिल ली है जिसे हेलन ने सेमिनार के बीच देखा था। यानी डैरिल ली जेल से भागकर इधर हेलन से अपना बदला लेने आया है। डैरिल हेलन से पूछता है कि उसे इस इंस्पेक्टर को चाकू से मारना चाहिए या फिर गन से। शायद मुझे इंस्पेक्टर को दोनों तरीके से मारना चाहिए। ऐसा कहकर डैरिल इंस्पेक्टर पर चाकू से हमला करता है और फिर उसे गोली से मार डालता है। इसे देख हेलन घबरा जाती है, लेकिन डैरिल कहता है, तुम क्यों घबरा रही हो, तुम्हें और भी खतरनाक तरीके से मारूंगा। डैरिल के ऐसा कहते ही मूवी 13 महीने आगे शिफ्ट होती है और हम हेलन को जिंदा देखते हैं। यानी हेलन उस वक्त किसी तरह डैरिल के पंजों से निकल गई थी, लेकिन उस हादसे के बाद से ही हेलन को एग्रोफोबिया हो गया था, जिसमें वो बाहर जाने से काफी ज्यादा घबराती है। इसलिए हेलन ने अपने कंप्यूटर्स में ही अपनी दुनिया बसा रखी है। इवन अगर उसे किसी से बात भी करना होता है तो वो चैटिंग के जरिए सामने वाले से बात करती है और हेलन को बाहर जाकर दुनिया देखे भी जमाना हो गया है। तभी सीन शिफ्ट होता है लॉरेन नाम की लेडी पर, जो पार्क में जॉगिंग कर रही थी। वहीं लॉरेन को अपनी सीसीटीवी मॉनिटर में एक सीरियल किलर देख रहा था। वो सीरियल किलर लॉरेन की फोटो को जूम करते करते उसके माउथ के पास ले आता है और एक क्रीपी सी स्माइल करता है, जिसके कुछ देर बाद हमें पता चलता है कि लॉरेन नाम की उस लेडी का मर्डर हो चुका है और इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए इंस्पेक्टर एमजे और उसके पार्टनर रूबिन को बुलाया गया था। इंस्पेक्टर टॉड एमजे और रूबिन को बताते हैं कि लॉरेन की लैंडलेडी किराया मांगने लॉरेन के घर आई थी और तभी उन्हें लॉरेन की लाश मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को कॉल किया। तो इसे सुन एमजे अंदर जाती है। अंदर डॉक्टर पैटिसन बताते हैं कि लॉरेन का भी मर्डर कुछ 8 घंटे पहले सेम उसी पैटर्न से हुआ है जिस पैटर्न से शहर में पिछले 2 मर्डर्स हो चुके हैं।
तो ये जानने के बाद एमजे क्राइम सीन से बाहर आकर इंस्पेक्टर माइकल को बुलाती है। इंस्पेक्टर माइकल ही सबसे पहला इंस्पेक्टर था जो क्राइम सीन में आया था। एमजे माइकल से पूछती है कि क्या तुमने क्राइम सीन के साथ कोई छेड़छाड़ की, तो माइकल इस पर मना करता है। लेकिन जब एमजे माइकल को जॉब से निकालने की धमकी देती है तो माइकल बताता है कि लाश की गर्दन के अराउंड एक मोजा फंसा हुआ था जिसे मैंने निकाल दिया, लेकिन ऐसा करने को मुझे खुद लेफ्टिनेंट टॉड ने कहा था। तो इसे सुन एमजे टॉड के ऑफिस में जाती है और उनसे इस बारे में पूछती है। तो टॉड एमजे को न्यूज दिखाता है। इस न्यूज में रिपोर्टर बता रही थी कि शहर में एक और तीसरा मर्डर हो गया है जिसे उसी सीरियल किलर ने अंजाम दिया है जो पहले भी 2 किलिंग्स कर चुका था। टॉड बोलता है, मीडिया ऑलरेडी एक किलर को ढूंढने के लिए हम पर जोरों शोरों से दबाव डाल रही है। ऐसे में अगर मीडिया को पता चलेगा कि एक और नया किलर मार्केट में आ गया है तो पब्लिक को पुलिस की नाकामियों पर शक होने लगेगा। इसलिए मैंने ही अपने आदमियों से कहकर विक्टिम लॉरेन के गले से कपड़ा हटवाया। एमजे कहती है, ठीक है, हमारी टीम इस बात को पब्लिक से छिपा लेगी, लेकिन इसके बदले मेरी एक शर्त है कि आप मुझे इस केस की इंचार्ज इंस्पेक्टर बनाएंगे। तो टॉड के पास कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए टॉड मान जाता है। तभी दिखाते हैं कि इंस्पेक्टर हैरी ने उसी दिन उस सीरियल किलर को पकड़ लिया था जिसने पिछली 2 औरतों की हत्याएं की थी। उस किलर का नाम हार्वी होता है। हार्वी बताता है कि जब भी मैं औरतों को नहाते हुए देखता हूँ तो उनसे मुझे घिन आने लगती है और मैं उन्हें बाथटब के अंदर ही स्टैब करके मार डालता हूँ। इधर हार्वी के बिहेवियर से हम समझ पाते हैं कि उसका दिमाग बच्चों जैसा है और वो छोटी छोटी चीजों को लेकर बहुत ऑब्सेस्ड है, जैसे बाकी सीरियल किलर नॉर्मली होते हैं। तो इतना इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हैरी हार्वी को जेल भिजवाकर एमजे के पास आकर उससे पूछता है कि इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक बढ़ी। एमजे कहती है, फिलहाल हमें विक्टिम लॉरेन की किसी रिलेटिव या संबंधी के बारे में पता करना होगा। इतना कहते ही डिपार्टमेंट में किसी का कॉल आता है। एक ऑफिसर एमजे को बताता है कि ये उसी लेडी का कॉल है। ये सुबह से 3 बार कॉल करके दिमाग चाट चुकी है और जब भी टाउन में कोई नया मर्डर होता है तो इसे ही सबसे पहले पता चल जाता है। इसे सुन एमजे उस लेडी का कॉल रिसीव करती है। ये लेडी असल में डॉक्टर हेलन ही थी। हेलन ने एमजे को किसी जरूरी जानकारी के लिए कॉल किया था, लेकिन एमजे हेलन को पागल समझकर उसके मजे लेने लगती है, जिसे भांपकर हेलन गुस्से में कॉल काट देती है। तभी एक वर्कर एमजे के पास कॉल करने वाली लेडी की डिटेल लेकर पहुंचती है। इससे जैसे ही एमजे को हेलन का नाम पता चलता है तो वो इंटरनेट में उसकी डिटेल सर्च करती है और यहाँ एमजे को हेलन की एक पुरानी वीडियो दिखती है। इसमें हेलन इंस्पेक्टर को समझा रही थी कि डैरेल ली बस पागल बनने का नाटक कर रहा है और उसने आज तक के सारे मर्डर्स पूरे होशो आवाज में सिर्फ अपने सेटिस्फेक्शन के लिए किए हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से डैरेल ली को हेलन ने सीरियल किलर साबित करवाया था, जिससे गुस्सा होकर डैरेल ली ने मीडिया के सामने ही उसे मारने की धमकी दी थी। ये सब देखकर एमजे को पता लगता है कि हेलन एक जेन्युइन डॉक्टर है और शायद उसे सच में इस केस के बारे में कुछ पता है। इसलिए एमजे अपने असिस्टेंट के साथ हेलन से मिलने जाती है। तब यहाँ उसे हेलन का असिस्टेंट एडी मिलता है। हेलन दूर से एडी को दोनों ऑफिसर्स को वापस भेजने का इशारा करती है, लेकिन एडी इसकी बजाय इन दोनों को अंदर बुला लेता है और तब ये दोनों हेलन से मिलते हैं। यहाँ हेलन इन दोनों से और खासकर एमजे से काफी गुस्सा थी क्योंकि एमजे ने उसे फोन पर ही पागल कह दिया था। तो एमजे इस बात के लिए हेलन से माफी मांगती है और वो कारण बताने कहती है जिस वजह से हेलन ने उनके डिपार्टमेंट में कॉल किया था। हेलन बताती है, हाँ, एक सीरियल किलर शहर में 3 लड़कियों को बाथटब में गला घोटकर ऑलरेडी मार चुका है और अभी वो अगला मर्डर फिर से करेगा। एमजे कहती है, लेकिन 3rd मर्डर की डिटेल डिपार्टमेंट से रिलीज नहीं की गई थी, तो फिर आपको इतना सब कैसे पता लगा कि तीनों मर्डर्स एक ही आदमी ने किए थे? हेलन कहती है, मैं 20 साल से क्लिनिकल सर्जन रह चुकी हूँ और सीरियल किलर्स के रग रग से वाकिफ हूँ। एमजे कहती है, क्या आप हमारे साथ मिलकर इस किलर को पकड़वाने में मदद करेंगी? तो हेलन इसमें साफ मना कर देती है। हेलन बताती है कि मुझे पहले से ही डर है कि कहीं डैरेल ली फिर से जेल से भागकर मुझे मार ना डाले और तुम लोग मुझे इस केस में इन्वॉल्व करना चाहते हो। रूबिन कहता है, मैम, अगर ऐसा कुछ होगा तो इसकी सबसे पहली इत्तला हम आपको ही करेंगे। हेलन इसके लिए थैंक्स करती है, लेकिन बताती है कि मैं अब रिटायर्ड हो चुकी हूँ और मुझे इन सब केसेस से कोई लेना देना नहीं। एमजे कहती है, अगर आप रिटायर्ड थी तो फिर आप पुलिस डिपार्टमेंट में इतनी बार कॉल क्यों करती थी? यानी आप इस केसेस में इंटरेस्टेड हैं। ऐसा कहकर एमजे एनवलप निकालकर उन्हें टेबल में रखती है। इन एनवलप में लगातार हुए तीनों विक्टिम्स के फोटोग्राफ्स थे। इन्हें देख हेलन को सदमा लगता है और वो एडी को बुलाती है। तब एडी वहाँ आकर किसी तरह हेलन को शांत कराता है
एडी ऑफिसर को हेलन की कंडीशन के बारे में बताता है कि उसे एग्रोफोबिया है। तब एमजे कहती है तो हम जा रहे हैं। एडी कहता है अगर आप चाहते हैं कि हेलन आपके केस में इंटरेस्ट ले तो आप अपनी फाइल इधर छोड़कर चले जाएं। हेलन उन्हें जरूर पढ़ेगी। तो एमजे ऐसा ही करती है। फिर शाम को हेलन सही हालत में उन एनवलप में रखे फोटोग्राफ्स को निकालकर उन्हें एनालाइज करती है। आगे इन्हें अच्छे से जांचने के बाद हेलन ऑफिसर एमजे को कॉल करके अपने घर बुलाकर बताती है कि ये तीनों मर्डर्स एक ही आदमी ने किए हैं, लेकिन इस मर्डर को किसी दूसरे आदमी ने अंजाम दिया है। शायद ऐसा करके आप दोनों मुझे परखना चाहते थे। रूबिन कहता है बिल्कुल नहीं, एक्चुअली ये बात हमें भी नहीं पता थी। हेलन अपनी बात जारी रखते हुए कहती है जो तीनों मर्डर्स की फोटो आपने मुझे दी है उसमें किलर ने लेडी को मारने के बाद उसका चेहरा कपड़े से ढक दिया है, जैसे कि किलर खुद ही इस मर्डर को करने के बाद गिल्ट में था। वहीं चौथे किलिंग में किलर ने सभी विक्टिम्स के चेहरे को खुला छोड़ रखा है, जैसे कि उसे मर्डर करने के बाद एक तरह का प्राइड, एक तरह का घमंड था। इस किलर ने क्राइम सीन में किसी तरह का क्लू नहीं छोड़ा और ना ही अपने विक्टिम के साथ फिजिकल हुआ, यानी ये किलर पावर का भूखा है और विक्टिम्स को डराकर उन्हें अपनी पावर दिखाने में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है। अब खैर मुझे एक बात बताओ कि इस बाथटब में मरी लड़की के गले में क्या किसी तरह का कपड़ा बंधा हुआ था? तो एमजे कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको कैसे पता चला? हेलन बताती है आज से लगभग 20 साल पहले भी एक किलर हुआ करता था जो इसी पैटर्न में कई लड़कियों का मर्डर किया करता था और उनके गर्दन में कपड़ा बांधकर उनकी लाश बाथटब में छोड़ देता था। इसलिए मैंने अंदाजा लगाया कि इस किलर ने भी यही किया होगा। आफ्टर ऑल ये एक कॉपीकैट किलर है और इसने पिछले दोनों मर्डर्स भी 20-30 साल पुराने अलग अलग सीरियल किलर के पैटर्न को कॉपी करके किए हैं। रूबिन कहता है लेकिन इसने इतने साल पुराने किलर्स को कॉपी क्यों किया? हेलन कहती है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि किलर की एज 30 या 20 के बीच है। इसकी फिजिक और सोशल आइडेंटिटी बहुत अच्छी है, जिससे लड़कियां इसकी बातों में जल्दी आ जाती हैं। दूसरी तरफ हम वापस से उसी सीरियल किलर को देखते हैं। यहाँ ये किलर लूसी नाम की लेडी की एक फुटेज देख रहा था और इसे देखकर किलर लूसी को ही अपना नेक्स्ट टारगेट बनाने का फैसला करता है। रात में हेलन जब चेस गेम खेल रही थी तभी उसके कंप्यूटर में एक मेल रिसीव हुआ। जब हेलन इस मेल को खोलती है तो इसमें लिखा आता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक गेम है, जरा मेरे भेजे वीडियो को प्ले करो। तो हेलन इसे मजाक समझकर उस मेल को ओपन करती है, लेकिन इस फुटेज में उस विक्टिम की तस्वीर थी जो हाल ही में मरी थी। किलर ने इस फोटो को एनिमेशन करके उसे ऐसा दिखाया था कि उसकी नेक्स्ट टारगेट लूसी नाम की ये लड़की होने वाली है, लेकिन इससे पहले हेलन कुछ समझ पाती लूसी का चेहरा एनिमेशन के थ्रू एक स्कल में बदल जाता है और मॉनिटर से वो फुटेज गायब हो जाती है। इसे देखते ही हेलन पुलिस को घर बुलाकर उन्हें इस बारे में बताकर कहती है हमें किसी तरह इस लेडी को ढूंढना होगा, किलर का नेक्स्ट टारगेट यही है। हेलन से एमजे पूछती है लेकिन किलर ने हम लोगों की जगह डायरेक्ट तुम्हें मैसेज क्यों किया? तुम तो इस केस में इन्वॉल्व भी नहीं हो। हेलन कहती है किलर इन मर्डर्स को करके पुलिस को नीचा दिखाना चाहता था, लेकिन जब उसे पता लगा कि मैं कई सारे सीरियल किलर को अंदर करवा चुकी हूँ और पुलिस को मैंने इतने टाइम कांटेक्ट किया है, शायद इसी वजह से किलर ने पुलिस की बजाय मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश की। इस दौरान रूबिन कंप्यूटर से उस अजीब फुटेज को बैकअप कर रहा होता है, लेकिन ये फुटेज इस फॉर्मेट में थी कि ये बैकअप नहीं होती और ये लोग उस लड़की का चेहरा दोबारा नहीं देख पाते। वहीं हेलन को भी याद नहीं था कि वो लड़की एग्जैक्ट दिखती कैसे थी, क्योंकि उस लड़की का चेहरा आम लड़कियों जैसा ही था। दूसरी तरफ हम जेफ नाम के क्लिनिक सर्जन को देखते हैं जो अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखता था, लेकिन उसकी वाइफ उससे ज्यादा खुश नहीं थी और इसका कारण था कि जेफ अपनी वाइफ के साथ कभी इंटीमेट नहीं हुआ। इवन उसने अपनी वाइफ को आज तक लिप टू लिप किस भी नहीं किया है, जिससे उसकी वाइफ बहुत डिसअपॉइंट है। अब जेफ अपनी वाइफ के कमरे से निकलकर बेसमेंट में बने कमरे के अंदर जाता है, तो यहाँ हम जेफ के कमरे में रखे सामानों को देखकर समझ पाते हैं कि जेफ ही वो किलर है जिसने हाल ही में वे 3 मर्डर्स को अंजाम दिया है। और इस वक्त जेफ ने अपने इसी कमरे के अंदर लूसी नाम की उस लेडी को बांध रखा था। यहाँ हम समझ पाते हैं कि जेफ को औरतों के होठों से एक अलग तरह का ऑब्सेशन है और यहाँ इसी कारण से जेफ लूसी को भी मार डालेगा। आगे कुछ समय बाद पुलिस को लूसी की डेड बॉडी एक हिल के पास मिलती है, जिसे यहाँ आए टूरिस्ट लोगों ने सबसे पहले देखा था। आगे एमजे वापस से हेलन के घर जाती है, तो यहाँ हेलन पहले से ही जानती थी कि हिल के पास एक और मर्डर हो चुका है, लेकिन एमजे बताती है कि इस
इस बार का मर्डर शायद से सेम किलर ने नहीं किया, क्योंकि इस बार किलर अपनी विक्टिम के साथ फिजिकल हुआ था और उसने विक्टिम की हत्या रस्सी से गला दबाकर नहीं बल्कि सफोकेटिंग करके की थी। साथ ही इस बार लाश किसी क्लोज्ड कमरे में नहीं बल्कि एक खुली पहाड़ी में मिली। हेलन कहती है ऐसा भी तो हो सकता है कि किलर वही सेम हो, बस उसने अपने मर्डर करने का तरीका बदल डाला हो। ऐसा कहकर हेलन अपने कंप्यूटर में सर्च करती है होमोसाइड किलिंग केस और तब उसके मॉनिटर में 2 सीरियल किलर्स की तस्वीरें आती हैं जिन्होंने सेम तरह से अपनी अपनी विक्टिम्स को मारकर पहाड़ी के पास उनकी लाश को फेंका था और उनकी बॉडी से स्पर्म्स मिले थे। इसका मतलब ये वही कॉपीकैट किलर है, बस इसने इस बार एक दूसरे किलर का पैटर्न फॉलो किया है। एमजे कहती है लेकिन इसने इतने अलग तरीके से इस बार मर्डर क्यों किया? हेलन बताती है शायद ये किलर हमें दिखाना चाहता है कि ये कितना स्मार्ट और हिम्मत वाला है। इसने हिल के पास जाकर एक लड़की की लाश ठिकाने लगा दी और किसी को पता भी नहीं चला। दूसरी तरफ किलर यानी जेफ एक दूसरी लड़की की फोटो अपनी फुटेज में एडिट करता है और बाहर जब वो लड़की अपनी गाड़ी में डीजल भर रही होती है तभी जेफ उसे अप्रोच करके कहता है मैं थोड़ा गुम हो गया हूँ, क्या आप मुझे लिफ्ट देंगी? तो वो लेडी इस पर मान जाती है। फिर इसके थोड़ी देर बाद उस लेडी की लाश पुलिस को गाड़ी में मिलती है। इस लाश के मिलते ही रूबिन को हेलन का कॉल आता है। हेलन रूबिन से कहती है उस लेडी की हत्या गाड़ी में गोली चलने से हुई थी, उसके साथ कोई सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ और वो पैसेंजर साइड में बैठी थी। रूबिन कहता है हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हेलन कहती है जरा तुम गाड़ी के अंदर के डीवीडी प्लेयर को ऑन करके देखो। तो रूबिन एमजे से परमिशन लेकर गाड़ी के डीवीडी प्लेयर को ऑन करता है तो इस डीवीडी से जो गाना बज रहा था वो हेलन पहले ही गैस कर लेती है और बताती है कि इस बार किलर ने सीरियल किलर बार्कोविट्ज को कॉपी करने की कोशिश की है। बार्कोविट्ज भी इसी तरह अपने विक्टिम्स को गाड़ी के अंदर ही शूट करके मार डालता था, लेकिन बार्कोविट्ज की एक खासियत थी कि वो हमेशा अपने मरे हुए विक्टिम्स को देखने क्राइम सीन में जरूर पहुंचता था। क्या तुम्हें क्राइम सीन के आसपास कोई आदमी दिख रहा है जिसकी उम्र 20-30 के बीच हो और जो गुड लुकिंग हो? तो एमजे ऐसे आदमी को आसपास ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे क्राइम सीन में एक भी ऐसा आदमी नहीं दिखता। वहीं इस वक्त तक रूबिन को एसटीडी बूथ के अंदर एक लेटर मिलता है। रूबिन इस लेटर को एमजे को दिखाकर बताता है कि इस नोट में किलर ने शायद से एक पोएम लिखी है। तो आगे इस लेटर के बारे में जानने के लिए एमजे सबसे पहले ये लेटर हेलन को दिखाती है। इस लेटर के पहले ही सेंटेंस में किलर ने हेलन का नाम लिखा हुआ था। हेलन इस लेटर को पढ़कर बताती है कि किलर का कहना है कि वो बचपन में किसी चीज से सफर किया था और अब हेलन की बारी है सफर करने की। शायद हो सकता है कि किलर के पेरेंट्स ने उससे बचपन के समय ज्यादती की हो, जैसे सीरियल किलर ग्रेसी और कैंपर के पेरेंट्स उन्हें मजे के लिए पीटते थे। मेरे ख्याल से ये जो भी किलर है इसने कई सारे सीरियल किलर पर स्टडी की हुई है और इन मर्डर्स की प्लानिंग ये काफी लंबे समय से कर रहा था। ये किलर वही चाहता है जो बाकी खतरनाक सीरियल किलर्स को मिला था, उनका फेम, उनका पावर, उनका सोसाइटी में एक अलग तरह का खौफ। प्रोबेबली इस आदमी की एकेडमी रिकॉर्ड बहुत ब्रिलियंट होंगी और ये किसी टेक्निकल फील्ड से जुड़ा होगा, लेकिन अगर इस किलर को सच में फेम चाहिए तो ये पुलिस को पकड़े जाने के लिए कोई ना कोई हिंट जरूर देता, लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया। मतलब इस किलर का कोई आखिरी विक्टिम, आखिरी टारगेट है जिसे ये मारना चाहता है और शायद इस किलर की वो विक्टिम मैं हूँ। हेलन के इतना कहते ही सीन रात में शिफ्ट होता है। यहाँ हेलन बेड में लेटकर फाइल पढ़ रही थी, तभी हेलन को फाइल में चींटी दिखती है। जब हेलन उस चींटी को हटाती है तो उसे दिखता है कि उसके पूरे बिस्तर में ही कई सारी चींटियां चल रही थी। इन्हें देख हेलन पूरी तरह घबरा जाती है। यहाँ हेलन गौर करती है कि ये सारी चींटियां बिस्तर के एक ओर से निकल रही थी। जब हेलन बिस्तर के उस साइड को हटाती है तो उसे एक बुक दिखती है जिसके बीचों बीच किसी की फिंगर गड़ी हुई थी। आगे हेलन के घर पुलिस आकर उन चींटियों को हटाती है। यहाँ हेलन इस डर से सहमी हुई थी कि किलर उसके घर आया तो कैसे आया। तभी इंस्पेक्टर हैरी वहां आकर बताता है कि किलर ने फिंगर के प्रिंट्स एसिड से जला रखे थे और जिस बुक के अंदर फिंगर मौजूद थी वो बुक उसी सीरियल किलर डैरिल ली की लिखी हुई है। और सबसे अजीब बात ये है कि इस बुक में खुद डैरिल ली ने पर्सनली ऑटोग्राफ देते हुए लिखा है,
कि डॉक्टर मुझे उम्मीद है आपको ये बुक पसंद आएगी। एमजे कहती है शायद डैरिल ली जेल में रहते हुए अपने किसी आदमी से हेलन को मरवाना चाहता है। तो इसके बाद मैनेजमेंट वाले डैरिल ली को ऑनलाइन लाकर उसकी बातें हेलन से करवाती हैं। हेलन डैरिल से पूछती है कि तुमने अपनी बुक पर्सनली ऑटोग्राफ करके किसे दी थी। डैरिल कहता है पीटर कर्टन को। हेलन कहती है पीटर कर्टन, ये तो जर्मनी के एक सीरियल किलर का नाम है। डैरिल कहता है डैम, उसने बुक मंगवाने के लिए गलत नाम का यूज किया। हेलन कहती है तुम उसके बारे में क्या जानते हो। डैरिल कहता है उस आदमी ने मुझ पर कुछ एहसान किए थे और लेटर लिखकर मुझे उस बुक की 2 कॉपीज तुम्हारे घर डिलीवर करने को कही थी, लेकिन शायद उसने पर्सनली तुम्हारे घर आकर उस बुक को तुम्हें डिलीवर कर दिया। हेलन पूछती है कि तुम इस पीटर नाम के आदमी से आखिर कांटेक्ट कैसे करते हो। डैरिल कहता है लेटर्स के जरिए, लेकिन आज तक हम दोनों एक दूसरे से कभी फेस टू फेस नहीं मिले और मैं उसका सही एड्रेस भी नहीं जानता। तो इसे सुन एमजे जल्दी से असिस्टेंट रूबिन को कॉल करके बताती है कि हमें इस केस का एक बहुत बड़ा लीड मिला है। ऐसा कहकर एमजे वहाँ से चली जाती है। वहीं डैरिल हेलन से कहता है मैं क्रिमिनल्स की नजर में जीसस जैसा हूँ और मेरे कई सारे डिसाइपल्स हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, उन्हीं में से एक पीटर भी है। अगर तुम मेरे एक सर को काट दोगी तो मेरा दूसरा सर फिर से उग आएगा। दूसरी तरफ हम रूबिन को देखते हैं जो किसी कैदी को लेकर जा रहा था। तभी वो कैदी वहाँ रूबिन पर गन तान लेता है और आहिस्ता आहिस्ता डिपार्टमेंट से भागने की कोशिश करता है। उसी वक्त वहाँ एमजे पहुँच जाती है और उस कैदी को रूबिन पर गन अड़ाते हुए देखती है। इसे देख एमजे अपनी गन निकालकर उस कैदी के कंधे पर शूट कर देती है, जिससे कैदी नीचे गिर जाता है और ये दोनों खुश होते हैं। लेकिन तभी कैदी दोबारा से उठता है और गन उठाकर रूबिन को मार डालता है। तभी उस क्रिमिनल को बाकी पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन अब रूबिन जिंदा नहीं बचा था और इस चीज का सदमा एमजे को सबसे ज्यादा लगता है। अब एमजे दोबारा से हेलन से मिलने जाती है। हेलन को भी एमजे की हालत पहले से ही पता चल चुकी थी। तभी हेलन को उसके फोन से उसी के लेक्चर की आवाज आती है जो उसने 1.5 साल पहले यूनिवर्सिटी में दी थी। इसे सुनिए दोनों फोन के पास जाकर जैसे ही फोन उठाते हैं वैसे ही जेफ फोन काट देता है। जेफ ने हेलन की आवाज रिकॉर्डर के जरिए उसे सुनाई थी। यहाँ जेफ लेफ्ट वाली ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाता है और इस ड्रिंक को पीने एडी को देता है। एडी हेलन का ही असिस्टेंट है, यानी अगला मर्डर जेफ एडी का ही करेगा। दूसरी तरफ हेलन को पता लग गया था कि किलर ने उसके लेक्चर का यूज जरूर किसी रीजन से किया था और फाइनली हेलन वो रीजन ढूंढ निकालती है। उसे पता लगता है कि ये किलर उसी लेक्चर के दौरान बोले गए सीरियल किलर्स के नाम के हिसाब से ही मर्डर्स को अंजाम दे रहा है। यानी जिस सीरियल किलर का नाम हेलन ने सेमिनार के वक्त बोला था, सेम उसी सीरियल किलर के पैटर्न को किलर ने फॉलो किया है और इसके हिसाब से किलर अपना अगला मर्डर जेफरी डैमर के पैटर्न से करेगा। दोस्तों, जेफरी डैमर एक रियल साइको किलर था जो अपने विक्टिम्स को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स पूरी तरह से काट डालता था और उसे इतिहास का सबसे बेरहम सीरियल किलर समझा जाता है। इतना जानते ही एमजी को उसके डिपार्टमेंट से कॉल आता है। असल में क्लब से एक आदमी मिस हो गया था और गेस व्हाट, ये आदमी हेलन का असिस्टेंट एडी था। जेफ एडी को अपने घर में भागते हुए पकड़ लेता है और अपना कटर निकालता है ताकि एडी के बॉडी पार्ट्स को काट सके। इसके अगले दिन ही पुलिस वालों को पानी से बगैर सिर की लाश मिलती है। यानी अब एमजे के साथ साथ हेलन ने भी अपने किसी बहुत करीबी को खो दिया था। इसके बाद एमजे अपने डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को गोल्डन कलर की कार का पता लगाने कहती है, क्योंकि आखिरी बार किलर एडी को अपने घर उसी कार से लिफ्ट देने के बहाने लेकर गया था। तो डिपार्टमेंट वाले ऐसी कार खरीदने वालों की लिस्ट निकालते हैं और तब इन्हें इनमें से जेफ का नाम मिलता है। जेफ भी एडी वाले बार में ही मौजूद था और कई लोगों ने उसे एडी के साथ ही बार से निकलते हुए देखा था। तो इसके बाद पूरी स्वाट टीम जेफ के घर रेड मारती है तो यहाँ पर इन्हें जेफ की वाइफ की लाश मिलती है। वहीं जेफ यहाँ से फरार था, यानी जेफ अपनी वाइफ को मारकर यहाँ से भाग गया था। हेलन को टीवी से पता चलता है कि जेफ ही किलर था और जेफ अपने घर आग लगाकर स्वाट टीम से बचकर भाग निकला है। इतना देखते ही हेलन को डोर से आवाज आती है। हेलन की होल से झांक कर देखती है तो बाहर 2 पुलिस ऑफिसर्स खड़े थे। इन्हें देख हेलन अपना डोर लॉक खोलती है और तभी जेफ अपने साथ वाले ऑफिसर को हेलन के सामने ही मार डालता है। यानी जेफ नकली पुलिस ऑफिसर बनकर आया था ताकि हेलन के घर के अंदर घुस सके। यहाँ जेफ हेलन को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ उसे पुलिस से एमजे का मैसेज आता है। एमजे बताती है कि जेफ पुलिस की हिरासत से भाग निकला है, इसलिए मैं तुम्हारे घर तुमसे मिलने आ रही हूँ। तो इसे सुन जेफ को एक आइडिया आता है
और वो डिसाइड करता है हेलन के साथ एक गेम खेलने का। कुछ समय बाद एमजे हेलन के कमरे में घुसती है और तब उसे यहाँ कैमरे के पास प्रेस प्ले का कार्ड दिखता है। जब एमजे कैमरे का बटन प्रेस करती है तो स्क्रीन में उसे जेफ दिखता है। जेफ एमजे से कहता है, तुम सोच रही होगी कि मैंने हेलन को अब तक जिंदा क्यों रखा है और हेलन को मैंने उसकी ये रेड ड्रेस क्यों पहनाई है। तो इसका जवाब है कि इतिहास फिर से रिपीट होने वाला है और तुम जानती हो कि तुम्हें कहाँ आना होगा। अगर तुम वहाँ अकेली नहीं आई तो हेलन को मारने के जिम्मेदार मेरे अलावा तुम भी होगी। जेफ के ऐसा कहते ही कैमरा फ्रीज होता है और हम वापस से हेलन को देखते हैं। जेफ इधर हेलन के गले में रस्सी बांधकर उसे उसी तरह से लटका देता है जैसे उसे डैरिल ली ने लटकाया था। दरअसल यहाँ जेफ डैरिल ली के क्राइम सीन को रिपीट करने वाला था और इसका हिस्सा उसने उस ऑफिसर को भी बनाया था जिसे उसने हेलन के घर मार डाला था। जेफ हेलन से कहता है, तुम मेरी सबसे खास विक्टिम होने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हें अपने कैमरे में रिकॉर्ड करूंगा। ये सब ठीक वैसा ही होने वाला है जैसा ये ठीक 1 साल पहले हुआ था, लेकिन इस बार तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ऐसा कहकर जेफ अपने किट से एक इंस्ट्रूमेंट निकालकर उसे हेलन के शरीर में कट लगाता है। असल में जेफ हेलन को तड़पते हुए देखना चाहता था, लेकिन इसके बजाय हेलन जोर जोर से हंसने लगती है जिससे जेफ को बहुत गुस्सा आता है। हेलन जेफ से कहती है, तुम बस एक डिप्रेस्ड इंसान हो जिसे लोगों को दर्द में देखकर खुशी मिलती है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इतना कहकर हेलन जेफ के चेहरे पर थूक देती है जिससे जेफ का गुस्सा 7वें आसमान में पहुंच जाता है और जेफ डिसाइड करता है कि वो हेलन को आसानी से नहीं बल्कि बहुत तड़पा तड़पा कर मारेगा। तभी उसी वक्त उस बिल्डिंग में एमजे पहुंच जाती है और तभी जेफ का लगाया हुआ सेंसर बजने लगता है जिससे जेफ को खबर हो जाती है कि एमजे यहां आ गई है। इसे देख जेफ जल्दी से हेलन का मुंह टेप से बंद कर देता है। वहीं जब एमजे इस वॉशरूम वाले कमरे में आती है तो उसे यहाँ जेफ नहीं दिखता, लेकिन वहीं हेलन उसे किसी और इशारा करते हुए दिखती है। पर हेलन के मुंह में टेप होने के कारण एमजे को कुछ समझ नहीं आता। एमजे बड़ी सावधानी से जेफ को बाथरूम में ढूंढने की कोशिश करती है और तभी हम देखते हैं कि जेफ एमजे के ठीक पीछे था। जेफ ने पुलिस वाले की लाश बाथरूम में रख दी थी और खुद इतनी देर से लाश बनने का नाटक कर रहा था। यहाँ जेफ एमजे को मारने ही वाला होता है कि एमजे उस पर झड़प पड़ती है, लेकिन यहाँ आखिर में जेफ एमजे को गन से शूट करके मार ही डालता है। अब जेफ एमजे की लाश के पास जाकर कहता है, जरा देखो मैं इसकी लाश का क्या हाल करता हूँ, इसे मारने के बाद ही मैं तुम्हें मरने दूंगा। तो हेलन कुछ समझकर अपनी हील निकालती है जिससे हेलन की रस्सी का डिस्टेंस कम होता है और हेलन मरने वाली होती है। इसे देख जेफ को गश आ जाती है क्योंकि वो हेलन को इतनी आसानी से मरने नहीं देना चाहता था, इसलिए जेफ हड़बड़ी में हेलन की रस्सी को गन से शूट कर देता है जिससे हेलन रस्सी से छूट जाती है। जिसके बाद वहाँ जेफ आता है। जेफ के आते ही हेलन एक कांच का टुकड़ा जेफ के पैर पर मारती है और उस वॉशरूम से किसी तरह भागकर छत में पहुंचती है। जेफ भी इधर पहुंच जाता है और हेलन को मारने के लिए चाकू निकालता है। वहीं यहाँ हेलन के पास भागने का कोई रास्ता नहीं था जिससे जेफ को लगा था कि हेलन घबरा जाएगी, लेकिन जेफ का ये भरम तोड़ने के लिए हेलन जोर जोर से हंसने लगती है जिसे देख जेफ को और गुस्सा आता है और वो हेलन को मारने बढ़ता है, लेकिन उतने में ही जेफ को पीछे से कोई शूट कर देता है। जेफ जब पीछे मुड़कर देखता है तो ये एमजे थी। एमजे जेफ की आंखों से धोखा खाकर उसे सुधरने का एक चांस देती है, लेकिन जेफ एमजे को मारने अपनी गन निकालता है, पर उससे पहले ही एमजे जेफ को कई सारी गोलियों से भून देती है जिससे इस साइको किलर का अंत होता है और हेलन की जान बच जाती है। तभी मूवी में एक ट्विस्ट आता है और हम डैरिल ली को जेल के अंदर से किसी दूसरे साइको किलर को लेटर लिखते हुए देखते हैं। इसमें डैरिल लिखता है, जेफ तो हेलन को नहीं मार पाया और मैं मिशन में फेल हो गया, इसलिए मैं ये काम तुम्हें सौंप रहा हूँ। होप है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे और मेरे एक परफेक्ट डिसाइपल बनोगे। मेरे इस बदले को पूरा करने से तुम बाकी सीरियल किलर्स की तरह इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो जाओगे। तो दोस्तों, इस मूवी में जेफ जो कि एक डॉक्टर था, उसके अंदर लड़कियों की मुस्कुराहट को लेकर एक फैंटेसी थी। वो कभी औरतों को हंसते हुए देखना नहीं चाहता था, इसलिए जेफ ने उन्हीं औरतों को निशाना बनाया जो बहुत ज्यादा अपनी लाइफ से खुश थी।
ऐसे में डैरिल ली ने जेल से ही जेफ को हेलन को मारने का खत लिखा और क्योंकि जेफ डैरिल ली को अपना आदर्श मानता था, इसलिए उसने लेटर मिलने के बाद से ही हेलन को टारगेट बनाना शुरू कर दिया था। साथ ही जेफ के मर्डर करने का एक और रीजन ये भी था कि उसे सीरियल किलर्स को मिलने वाला फेम हासिल करना था और इसलिए उसने हेलन के असिस्टेंट एडी की हत्या जेफरी डर्मर के स्टाइल से की। तो होप है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।